मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिटरेरी डिवाइसेस या फिर हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो बच्चों इसे हिंदी में क्या कहते हैं पहले आप ये सुनो, क्योंकि आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही हैं मैम, है ना। लेकिन आप अभी सुनिए, हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। समझ में आया अलंकार? और इंग्लिश में इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब आप देखिए, हिंदी में इसे हम अलंकार कहें या हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहें, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? जो राइटर्स होते हैं, लेखक या फिर जो कवि पोइट्स होते हैं, वो इसका यूज़ क्यों करते हैं? बच्चों पोइट्स लोग जो होते हैं, कवि लोग जो होते हैं, अपनी पोइट्री को या जो राइटर हैं वो अपनी जो राइटिंग्स हैं, जो भी वो नॉवल लिखते हैं, फिक्शंस लिखते हैं, रोमांस लिखते हैं, कोई स्टोरीज लिखते हैं या पोइट्रीज ड्रामाज लिखे जाते हैं, वहाँ सब में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। तो वो क्यों होता है? ताकि वो अपनी जो भी वो लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को फिगरेटिव बना सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें, इम्प्रेसिव बना सकें, ब्यूटीफुल बना सकें। उसे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो लैंग्वेज को बहुत इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाती है। और बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच तो ऐसी हैं जो कम शब्दों में बहुत गहरा मीनिंग, अच्छा सा मीनिंग दी जाती हैं, जैसे गागर में सागर की तरह। ठीक है। और कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इजी वे में बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। आपने नाम सुना ही होगा, हम लोगों ने काफ़ी सारी पोएम्स कर ली हैं हमने, और मैंने आपको उसमें एलिट्रेशन के बारे में बताया होगा। तो आप वो एलिट्रेशन क्या है मैंने वहाँ भी बताया था, लेकिन इसकी एक जो डेफिनेशन है वो यहाँ सुनिए। Alliteration is a literary device in which the same sound occur at the beginning of adjacent or closely connected words. ठीक है। Poets use alliteration to make lines lyrical or emphasize certain points. जो alliteration होता क्या है? Same sound, यानी कि एक जैसी sound आती है किसी लाइन में, ठीक है, बिगनिंग में या क्लोजली कनेक्टेड। वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ जो जुड़े होते हैं, यानी कि पोइट्री में 2-3 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी जो साउंड है वो सेम होगी। पोइट जो है एलिट्रेशन यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है? कि वो कुछ पॉइंट्स को जो है एम्फेसाइज कर सके, उस पूरा उसे अच्छे से बता सके, और लिरिकल यानी कि पोइट्री में सुर लय ताल लाने के लिए भी वो एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। द फेयर ब्रीज ब्लो, द वाइट फोम फ्लू, द फुरो फॉलोड फ्री। अब ध्यान दें आप लोग, फेयर का एफ और एफ फोम है ना, सेम साउंड है, फुरो फॉलोड, और यहाँ भी ब्रीज ब्लो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे बी साउंड सेम, फेयर, फ्लू, फुरो, फॉलोड, फ्री। यानी देखो तीनों कंटिन्यूस जो है एफ 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 साउंड आ रही है, यहाँ पे बी साउंड आ रही है, और इस पूरी लाइन में भी देखें तो 3 बार जो है एफ एफ आ रहा है। तो दिस इज कोल्ड एलिट्रेशन। और जब हम इसे बोलेंगे ना तो ये बोलने में बहुत ही स्वीट लगता है। द फेयर ब्रीज ब्लो, द वाइट फोम फ्लू, द फुरो फॉलोड फ्री, है ना। समझ में आ रही है बात? हेयर जो एफ साउंड्स गिव द इम्प्रेशन ऑफ विंड ब्लोइंग, यहाँ हवा चलने का जो है इम्प्रेशन दे रही है एफ साउंड। ठीक है। एक बात और, एलिट्रेशन में बच्चों साउंड पर फोकस होता है, ना कि लेटर पर, यानी किसी शब्द पर नहीं, लेटर पर नहीं होता। वो साउंड वोवल से भी आ सकती है और वो साउंड कॉन्सोनेंट से भी आ सकती है, होनी साउंड सेम चाहिए। ठीक है। जैसे के एंड सी, मान लीजिए के और सी है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप यहाँ पे के आया और यहाँ पे सी आया, है ना। ये देखो के है और यहाँ पे सी है, तो के भी जो है क की साउंड दे रहा है, आप हिंदी पे जाना, और सी भी जो है ये क की साउंड दे रहा है, तो ये एलिट्रेशन ही कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको साउंड पे जाना है, लेटर्स पे नहीं जाना। ओके बच्चों, चलिए आगे चलिए। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप समझ ही गए होंगे, एल लैपिंग से एल, एल, और यहाँ पे ये एलिट्रेशन है, क्योंकि एल की जो ल की जो साउंड है वो बार बार आ रही है। यहाँ भी देखिए साउंड्स बाय द शोर, और यहाँ एस और एस की साउंड भी जो है 2 टाइम्स में आई है, तो हम इसे यहाँ पे एलिट्रेशन कह सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन पर। रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन तो आप समझ गए, दोहराना, है ना, बार बार बोलना किसी चीज़ को। तो पोइट्स ऑफन रिपीट सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस, लाइन्स एंड समटाइम्स इवन होल स्टेंजा। कभी कभी जो पोइट्स होते हैं वो सिंगल वर्ड को या कुछ फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो गिव्स अस ए स्पेसिफिक मीनिंग, तो या फिर कोई लाइन्स को भी, या कभी कभी तो पूरा स्टेंजा ही रिपीट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? एम्फेसाइज द मीनिंग, क्या करने के लिए? किसी मीनिंग को एम्फेसाइज, किसी मीनिंग के बारे में अच्छे से बताने के लिए, बट ऑफन आल्सो टू इंक्रीज द म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ ए पोएम, और पोएम को संगीतमय बनाने के लिए भी पोइट जो हैं वो रेपिटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 2 टाइम्स लाइन बोली गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। बहुत ही अच्छी लाइन्स, आपको मैं पूरी सुनाती हूँ यहाँ पे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, स्टॉपिंग एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही शानदार लाइन्स है रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता दूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइन्स। कि वुड्स जो है, ये जो संसार है ये बहुत ही प्यारा, सुंदर और डीप है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और आई बिफोर आई स्लीप, यहाँ बिफोर आई स्लीप से मतलब मेरी मृत्यु होने से पहले, मेरे सो जाने से पहले, सोना मतलब यहाँ पे डेथ से है। मुझे माइल्स टू गो, मुझे मीलों तक चलना है, कि यानी मुझे बहुत सारे काम करने हैं जो प्रॉमिसेस मैंने अपने आप से किए हुए हैं। तो ये मनमोहक सी जो दुनिया है, जो अट्रैक्टिव वर्ल्ड है, ये बहुत अच्छा है, बट मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे यहाँ फंसना नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट की गई है एम्फेसाइज देने के लिए और म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, ओ वो फुल वो फुल वो फुल वो फुल डे। ये शेक्सपियर की लाइंस हैं और ये एक रिदम क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे। तो आप जब भी रिपीट हो तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। वेरी इजी बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी पर। इमेजरी का मीन्स होता है कल्पना, इमेजिनेशन, एक इमेज है ना। तो इमेजरी रेफर्स टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन सच ए वे टू क्रिएट विविड पिक्चर्स और इमेजेस थ्रू वर्ड्स इट मेक अ पोएम पिक्चर्स क्यू। यानी कि जो इमेजरी है, जो पोइट जो है जैसा जैसा लिखते हैं हम वैसी वैसी जो है इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, हमारे सामने बिल्कुल वैसी वैसी तस्वीर आने लगती है, पिक्चर आने लगती है। ठीक है, तो वो क्रिएट करते हैं विविड पिक्चर्स, किसके द्वारा? अपने वर्ड्स के द्वारा, थ्रू वर्ड्स के द्वारा वो लिखते हैं और वो पिक्चर क्रिएट करते हैं शब्दों के द्वारा, और फिर हम उस वर्ड्स के थ्रू हम हमारे सामने वैसी वैसी कल्पना करते हैं। ठीक है, इट मेक अ पोएम पिक्चर्स क्यू, और ये एक पोएम को एक पिक्चर्स क्यू यानी कि तस्वीर का रूप दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पोएम में लिखा होता है एमराल्ड सी, एमराल्ड होता है पन्ना, ग्रीन, है ना। तो अब हमारे सामने बिल्कुल एक बहुत विशाल समुद्र की कल्पना होने लग जाती है, हरा समुंदर, है ना। जैसे लिखा हुआ है इट वॉज सनी, एग्जाम्पल दे रखा है इट वॉज अ सनी डे, तो यानी कि सनी डे यानी हम समझ जाते हैं कि बिल्कुल चमकीला दिन है, धूप पूरी निकली हुई है, तो पिक्चर आ गई ना हमारे सामने, है ना। और देखिए, द सनलाइट फील्ड द फील्ड्स विद गोल्डन रेज, कि सनलाइट ने अपनी गोल्डन रेज को फील्ड्स को फिल कर दिया, है ना। तो पिक्चर आ गई कि सूरज की जो है सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही हैं, है ना। गेहूं की फसल उगी हुई है और उस पर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ऐसी पिक्चर आपके सामने आई ना, बिल्कुल वैसे ही। माई पेट कैट इज़ एज वाइट सॉफ्ट एज स्नो, मेरी जो पालतू बिल्ली है मेरे पास बिल्कुल वाइट है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उसकी बिल्ली सामने आ गई आपके, बिल्कुल एज ए आप देख रहे हैं कि वो वाइट कलर की है, सॉफ्ट है। कैसी सॉफ्ट है? वो स्नो के जैसी वाइट है और सॉफ्ट है। तो ये पिक्चर, ये इमेजरी आपके सामने आ जाती है। तो बहुत सारी पॉइंट्स में जो पोइट हैं हमारे वो इमेजरी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम बच्चों। एनाफोरा, एनाफोरा is a poetic device in which a word or group of words is used repeatedly at the beginning of sentences to create a special effect or to emphasize something. एनाफोरा क्या है, आपको ध्यान देना है। ये एक पोइटिक डिवाइस है, यानी कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोबारा यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि दोबारा यूज किए जाते हैं, यानी एक बार फिर 2 बार। कब यूज किए जाते हैं ये ध्यान दो, एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तब एनाफोरा होता है, यानी कि एक ही शब्द जब दोबारा वहीं दूसरी बार, कब? सेंटेंस की बिगिनिंग में ही हो, पहली बार भी सेंटेंस की बिगिनिंग में, दूसरी बार भी सेंटेंस की बिगिनिंग में, तब दैट इज कॉल्ड एनाफोरा।
देखिए एग्जाम्पल एनाफोरा का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो आप ये देखेंगे कि सम से एंड सम से सेकंड लाइन में भी सेम वर्ड्स हैं लेकिन स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो जैसे ही देखें आप कि सेम वर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो आप एनाफोरा यूज करेंगे, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब फर्स्ट वर्ड्स देखिए, इस लाइन में भी डोंट और इस लाइन में भी डोंट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर ए वर्ड है, यानी कि सम से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया और यहाँ पे वन वर्ड है डोंट और डोंट, तो ये सेम रिपीट हो रहे हैं बिगनिंग में सेंटेंसेस के, तो ये एनाफोरा हैं, ये आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। और मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। यस, सिमिली, हमारी जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है, बहुत ही इजी है और आप देखते ही समझ जाएंगे इसे, ठीक है क्या ये, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ ए डिफरेंट काइंड यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड। देखिए ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मतलब तुलना होती है एक चीज की दूसरी चीज से। तुलनाएं तो दो चीजों में ही होंगी ना, ऑब्वियस है ना, लेकिन वो जो दूसरी चीज होगी ना वो डिफरेंट काइंड, अलग होगी थोड़ी सी, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर कि शी, या हम कोई भी नाम ले लें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए नाम ले लिया हमने जिया, जिया लुक्स लाइक रोज। तो जिया तो लड़की है, रोज क्या है, फ्लावर नेम है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन तुलना हमने की है कि जिया जो है गुलाब की तरह दिखती है, यानी जितना गुलाब सुंदर है उतनी ही जिया सुंदर दिखती है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन हमने उनकी तुलना की। समझ में आया आपको, ये ध्यान देना है आपको। यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड, इससे जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इम्फेटिक और विविड लगता है, बहुत ही इफेक्टिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लॉयन, ठीक है। महाराणा प्रताप ऐसे लड़े जैसे कि शेर, यानी कि शेर की तरह, या महाराणा प्रताप उतने बहादुर थे जितना कि कौन होता है, शेर होता है, ठीक है। दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि बच्चे, दे यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, जो दे फोर्ट वो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े। आपको मैं बता दूं सिमिली में तुलना होती है, सिमिली में लाइक और एज का यूज किया जाता है, ओके। ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। ओह मेरा जो प्रेम है वो एक रेड रेड रोज की तरह है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान देने हैं कि जहाँ भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो और लाइक और एज का यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हमें सिमिली यूज़ करते हैं। और भी एग्जाम्पल है अभी बताती हूँ आपको मैं। देखिए, एज प्राउड एज पिकॉक, एज टफ एज लेदर, एज क्लियर एज क्रिस्टल, ठीक है। जैसे कि वो ऐसा घमंडी है जैसा कि मोर, एज टफ एज लेदर वो उतना टफ है जितना कि लेदर, एज क्लियर एज क्रिस्टल वो उतना ही साफ है जितना कि क्रिस्टल साफ होता है। तो यहाँ पे एज और एज का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे सिमिली आएगी, लाइक आ जाए तो भी सिमिली आएगी, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक नोट लिखा है, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमिली, कि अगर दो समान चीज़ों में तुलना होती है ना तो सिमिली नहीं होता, सिमिली होती है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिया लड़की है, रोज गुलाब का फूल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप उतने ही बहादुर थे जितना कि शेर, शेर कहाँ, जंगल का राजा, और महाराणा प्रताप हमारे जो हैं बहुत ही बहादुर राणा थे यहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आगे हम चलते हैं, मेटाफर, ये भी रिजेम्बलेंस से ही रिलेटेड है, कंपैरिजन से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट टू हैव समथिंग इन कॉमन। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होती है, तुलना करने के लिए, बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी है, दैट आर नॉट अलाइक वे सेम नहीं है, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन इन दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन है, कुछ सेम है, ठीक है। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, ये इम्प्लाइड सिमिली है, यानी कि ये है तो सिमिली की तरह ही लेकिन कंपैरिजन है, लेकिन इसमें छिपा हुआ कंपैरिजन है। हमें साफ साफ एक उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है, जैसे वो गुलाब की तरह दिखती है, नहीं, जिया लुक्स लाइक अ रोज, है ना, ऐसा बोलूँगी मैं, लेकिन अब मैं ये भी बोलूँगी जिया इज़ अ रोज,
जिया इज अ रोज ऑफ द क्लास, जिया क्लास का गुलाब है। गुलाब की तरह नहीं, क्लास का गुलाब है, तो हम समझ जाते हैं कि जिया गुलाब की तरह ही सुंदर है, तो ये इम्प्लाइड सिमिली है। यहाँ पे हमने जिया इज द रोज ऑफ द क्लास, तो हमने यहाँ पे लाइक नहीं यूज किया, एज नहीं यूज किया, तो ये मेटाफर है। अगर जिया इज लाइक अ रोज तो यहाँ पे सिमिली है, ये आपको ध्यान रखना है। इट डज नॉट लाइक द सिमिली, ये सिमिली की तरह नहीं होती। स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर, और ये ऐसी चीज के बारे में बताती है जो दूसरे की तरह है और एक्ट्स एज अनदर, और दूसरे की तरह काम करती है। जैसे कि ही फोर्ट लाइक ए लॉयन, ये तो सिमिली है कि वो शेर की तरह लड़ा, ठीक है। अब ही वाज अ लॉयन इन द फाइट, वो लड़ाई में शेर था। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हमने लाइक और यहाँ पे विदाउट एज और लाइक यूज किया है, तो ये मेटाफर है और ये क्या है, सिमिली है। ये आपको ध्यान देना है। समझ में आई? द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो है रेगिस्तान का जहाज है, तो ये यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि द कैमल इज लाइक अ शिप, ठीक है, एक जहाज की तरह होता है। जैसे जहाज जो पानी में बहुत स्मूथली चलता है, वैसे ही जो कैमल है वो डेजर्ट में स्मूथली वॉक कर सकता है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, अब लाइफ इज लाइक अ ड्रीम होता तो बच्चों क्या होता, सिमिली होता। अब लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है या जीवन एक सपने की तरह है ना, तो ये आपको डिफरेंस करना आ जाता है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये मेटाफर है कि ये संसार एक रंगमंच है, ये रंगमंच की तरह, लाइक अ स्टेज, तो वो सिमिली है, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है दोनों में, सिमिली और मेटाफर में। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। द न्यूज वाज डैगर टू हिज हार्ट, ये जो न्यूज थी वो उसके हार्ट में डैगर थी। डैगर मतलब खंजर की तरह थी, खंजर की तरह थी, लेकिन यहाँ तरह नहीं, डैगर थी, सीधे डैगर ही बोला उसने, ठीक है। आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को अगर आप अलंकार हिंदी में पढ़ते हैं तो मानवीयकरण, किससे भी जब हम नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, जो निर्जीव चीज है, अगर हम उसे मानव का रूप दे देते हैं, उसे बोलता हुआ बता देते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों ने गाने सुने हैं, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए, तो कोई फूल हंसते हैं क्या? नहीं, लेकिन फूलों को यहाँ क्या कर दिया है पोइट ने, पर्सोनिफाई कर दिया है ना। चांद ने कहा, तारों ने कहा, तो चांद कोई बोलता थोड़ा है, चांद को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे, है ना। जैसे कि फूलों का, तारों का, सबका कहना है, लेकिन ये कोई कहते थोड़ा है, तारे ना तो कहते हैं ना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पोइट जो है वो इसे पर्सोनिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. Personification का मतलब ये होता है कि जब inanimate चीज़ें होती हैं, जिनमें प्राण नहीं होते, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, या abstract notions होते हैं, ऐसे विचार होते हैं जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, वो ऐसे बोले जाते हैं जैसे उनमें जीवन हो, जैसे उनमें इंटेलिजेंस हो, जैसे उनमें बुद्धि हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पोइटिक लैंग्वेज में मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, लाफ्टर होल्डिंग्स बोथ हर साइड्स। दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे कि जैसे कि डेथ ने अपने ठंडे हाथ राजाओं पर रख दिए, तो मृत्यु कभी दिखती है क्या? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है ये तो, है ना। तो वो अपने हाथ रखती नहीं, वो तो सीधे आती ही है, और डेथ आती भी हमें दिखती तो है ही नहीं वो, है ना। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, हंसी ने उसको दोनों तरफ से पकड़ लिया। हंसी थोड़ा पकड़े रहती है, हंसी कोई दिखती है आपको? नहीं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी कि ज़्यादा बोलना। अब नाम से समझ लीजिए, हाइपरबोल थोड़ा ज़्यादा बोलना। तो यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम जब बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। जैसे कि मुझे इतनी भूख लगी है, जैसे मान लीजिए मैं तो एक जो पूरा चपाती बॉक्स है ना वो ही खा जाऊंगा, तो कोई पूरा चपाती बॉक्स थोड़ा खा से भरा हुआ चपाती से फुल जो है ना, नहीं खा सकता ना। ये कि या फिर वो इतनी तेज़ दौड़ता है जैसे कि लाइट जितना तेज़ दौड़ता है, ठीक है, तो ये क्या है? ओवर स्टेटमेंट है, हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना है, एग्जेजरेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, कि वो हवा से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। सेकंड देखिए, हेयर इज़ अ स्मेल ऑफ ब्लड, ये बहुत ही शेक्सपियर के मैकबेथ में से लाइन है और बहुत ही फेमस लाइन है। हेयर इज़ अ स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ
अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ है, वो यहाँ पे किसी का मर्डर कर चुकी है और वो अपने आप को गिल्ट फील कर रही है। वो ये कह रही है कि मेरे हाथों में ब्लड की स्मेल है और अरब के, यानी कि जितने मर्जी आप परफ्यूम मंगा लीजिए वो मेरे इस हाथों को जो है स्वीट नहीं कर पाएंगे, साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी बहुत सारे परफ्यूम्स भी हैं जो इसकी स्मेल, ब्लड की जो स्मेल है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी एग्जेजरेशन है, हाइपरबोल यूज़ किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंजेममेंट। बच्चों, हमने अभी तक जो पॉइम्स पढ़ी हैं बहुत सारी, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा हम लोगों ने, फायर एंड आइस पढ़ा, तो उसमें हमने एंजेममेंट देखा। एंजेममेंट इज़ अ पोइटिक डिवाइस इन विच एन आइडिया डज नॉट एंड विद अ लाइन। एंजेममेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें आइडिया जो है वो एक लाइन में ख़त्म नहीं होता, बट इट्स कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट लाइन और लाइन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन, यानी बिना किसी कॉमा के, फुल स्टॉप के, वो लगातार जो चलता रहता है नेक्स्ट लाइन पर या फिर नेक्स्ट लाइनों तक। ठीक है, या एक बार, एक तो होता है कि हम एक लाइन बोलते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, जी हाँ बात हो गई, लेकिन एंजेममेंट में उस लाइन पर बात खत्म नहीं होती, जो आइडिया है वो नेक्स्ट लाइन्स तक भी चलता रहता है, कोई वहाँ पे पंक्चुएशन, फुल स्टॉप नहीं आता, बिल्कुल लास्ट में जाकर फुल स्टॉप आता है, कई लाइन्स के बाद में या दूसरी लाइन में। समझ में आ गई आपको बात। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कि ये सम से और सम से आप पहचान के ना इसे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो रिपीट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ये तो है एनाफोरा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि फुल स्टॉप जो है फायर के बाद नहीं आ रहा, उसकी नेक्स्ट लाइन आइस के बाद आ रहा है, तो ये है इंजेममेंट। ठीक है, हम अगली फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। एसोनेंस जो है इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वोवल साउंड रिपीट्स। सेम वोवल साउंड्स, वोवल कितने होते हैं बच्चों हमारे? 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनकी अगर वोवल साउंड रिपीट होती है एक ही लाइन, ठीक है, एक बार से ज़्यादा आती है, तो वो एसोनेंस होता है, तब हम उसे एज एसोनेंस आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल देखते हैं, वी लाइट फायर ऑन द माउंटेन। देखिए, आई दो बार आया यहाँ पे, ठीक है, ओ दो बार आया यहाँ पे, तो ये क्या है? एसोनेंस है। आई फील डिप्रेस एंड रेसल, ई की साउंड, ई की साउंड, ई की साउंड, ई की साउंड आई यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड। आप ये समझ जाइए कि एसोनेंस क्या होता है, जब एक ही लाइन में जब वॉवल्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? मैं आपको ये थोड़ा, आपको नाम थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता देती हूँ कि जब किसी की आवाज़ को कोई वर्ड बता रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो मधुमक्खी है, बी है, वो हमिंग करती है लाइक दैट, है ना, तो उसकी जो हम पोइट जो है उसे हमिंग करके ऐसे हमिंग लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। शेर क्या करता है, लायन क्या करता है? दहाड़ता है ना, रोर, उसकी आवाज़ क्या होती है? रोर बोलते हैं उसकी आवाज़ को, तो वो रोर जो आवाज़ है दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। ठीक है, और डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करते हैं, तो अगर वर्ड यूज़ किया गया है बार्किंग, तो बार्किंग दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। ठीक है, हम लोग जो धीरे धीरे फुसफुसाते हैं तो मरमरिंग करते हैं, हम लोग मरमर करते हैं, तो मरमर इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। समझ में आ गई? यानी कि पीटर पैटर, पैटर क्या होती है? बारिश की, पीटर पैटर द रेन, तो रेन की जो आवाज़ होती है वो पैटर होती है। ठीक है, हमने 9th क्लास की बुक में पढ़ा भी कि रेन ऑन द रूफ में पैटर, तो पैटर जो है वो ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है। समझ में आई? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये थिंग की, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की जो आवाज़ है और उसे किसी वर्ड में एक्सप्रेस किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपिया। यानी अब फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स और फ्रेज यूज इन ए सेंटेंस इमिटेट साउंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट मोर इमेजरी, यानी कि किसी भी साउंड की इमिटेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, देयर आर मेनी ओनोमेटोपिक वर्ड्स इन इंग्लिश, जैसे रोर, बैंग, क्लैप, क्लैप ताली बजाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लैप। पॉप, हम, कू, कोयल बोलते हैं ना, कू कू करके उसकी आवाज़ जो है, या फिर पिजन, कबूतर बोलते हैं ना, लाइक दैट। मरमर, है ना, फुसफुसाते हुए, फुसफुसाने की जो आवाज़ होती है, ये जब ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे आपके, पीटर पैटर, है ना, और म्यू, MEW म्यू, यानी बिल्ली के बोलने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। तो क्लियर, बहुत ही ईजी है ये। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है कंसोनेंस। ठीक है, अभी हमने एसोनेंस पढ़ा था, अब उससे रिलेटेड ही है कंसोनेंस। एसोनेंस जैसे ए से स्टार्ट है ना, तो आप समझ जाइए यहाँ पे वोवल है,
ओके, कंसोनेंट्स में यहाँ पे रिपीटिशन किसका है? कंसोनेंट्स का। ठीक है, चलिए इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट द बिगनिंग, यानी बिगनिंग में जब कंसोनेंट साउंड हो और उसका रिपीटिशन हो, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और एटलीस्ट 2 वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री, किसी भी कविता में, किसी भी पोइट्री में, एक ही लाइन में 2 वर्ड्स में कंटिन्यूसली, या तो बिगनिंग में या बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। किसका रिपीटिशन? कंसोनेंट्स का। ध्यान देना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, बट द फादर नेवर आंसर अ वर्ड। देखो बच्चों, आर आर, और ये बीच में भी है आर, और ये बीच में भी है आर, तो 4 बार आर, और आर क्या है? कंसोनेंट है। समझ में आ गई ना आपको बात? ये कंसोनेंट की साउंड आ रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ऑल दिस कमोशन इमोशन रन डीप एज ओशन एक्सप्लोडिंग। तो देखो, एम एम, ध्यान पड़ रहा है आपको? यहाँ पे एसोनेंस भी है, ओ की साउंड भी है, ओ की साउंड भी है ना? तो दोनों यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओ की साउंड भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये इस लाइन में हमें एसोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों को अच्छे से इन दोनों में डिफरेंस करना आ गया होगा इस एक एग्जाम्पल से भी। ठीक है, क्लियर? अब हम चलते हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये ट्रांसफर एपिथेट आपको बहुत हार्ड सा नाम लग रहा होगा ना? तो बच्चों, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। ठीक है, अब एडजेक्टिव को ना ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे पे। देखते हैं कैसे। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर, यानी कि जो एपिथेट है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके प्रॉपर वर्ड से किसी दूसरे पर। दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस, जो बिल्कुल इसके साथ में ही सेंटेंस में लिखा हुआ होता है, लगाया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। बच्चों बिल्कुल ध्यान देना, स्लीपलेस क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, नाइट, उसने स्लीपलेस नाइट गुजारी, बिना नींद के रात गुजारी। तो बिना नींद के रात थोड़ा थी बच्चों, नहीं थी ना? बिना नींद के तो वो खुद था, ही था। ठीक है, नाइट नहीं थी स्लीपलेस, ये था स्लीपलेस। तो इसको इस पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए, स्लीपलेस नाइट, तो रातें कभी स्लीपलेस नहीं होती, स्लीपलेस हम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाए तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे अ केयरलेस मैच, मैच थोड़ा केयरलेस खेला गया। जैसे कि ए मैच वाज प्लेयर्ड, है ना? वाज प्लेयर्ड बाय टीम, तो टीम केयरलेस थी, मैच केयरलेस नहीं था। समझ में आई आपको बात? समझ में आया या नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। शी हैड ए टेरिबल डे, डे थोड़ा टेरिबल है, उसका दिन भयानक था। तो उसका दिन खतरनाक, भयानक, बुरा दिन थोड़ा बुरा था ना। उसकी जो फीलिंग्स थी या वो दुख में थी, है ना? तो डे टेरिबल नहीं था। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएं जैसे केयरलेस मैच, स्लीपलेस नाइट, टेरिबल डे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर? आगे चलते हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर। जहाँ पे 2 विरोधाभासी वर्ड्स या आइडियाज हैं, उन दोनों को साथ रखा जाता है। यानी कि दोनों बिल्कुल अपने एक दूसरे से उल्टे हैं, ठीक है, लेकिन उनको सब साथ रखा जाता है, और क्या मीनिंग निकलता है वो अलग ही होता है उसका। ठीक है, देखिए, जैसे कि ओपन सीक्रेट। बच्चों, कभी सीक्रेट भी ओपन होता है क्या? नहीं, है ना? तो दोनों अलग अलग, ओपन और सीक्रेट। सीक्रेट तो बिल्कुल बंद, अंदर ही अंदर होता है ना? तो ओपन नहीं होता। तो दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं और जिन्हें साथ साथ रख दिया गया है। डेफनिंग साइंस, बहरा कर देने वाली चुप्पी। तो चुप्पी भी कभी बहरा कर देने वाली होती है क्या? नहीं, नहीं होती ना। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं साथ रखती गई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे क्वाइट रेज, जैसे हमारी ये पोएम है टाइगर इन द जू, क्लास 10th में, वहाँ से लिया गया है क्वाइट रेज। शांत गुस्सा, तो गुस्सा भी कभी शांत होता है क्या? नहीं, लेकिन कुछ और चीज़ को ये एक्सप्रेस कर रहा है। डेफनिंग साइंस, किसी और चीज़ को ये पोइट्री में एक्सप्रेस कर रही है, कुछ और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीमोन कहलाता है। आपको याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, जब 2 अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक साथ रख दी गई हों, क्वाइट शांत होता है, रेज गुस्सा होता है, और गुस्सा कभी शांत होता नहीं है। डेफनिंग होता है बहरा कर देने वाला, और साइलेंस चुप्पी, तो चुप्पी तो कभी बहरा कर देने वाली नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं एल्यूजन की। एल्यूजन का मतलब होता है डिस्टेंट, यानी कि किसी चीज़ का जब हम कहीं से कोई उदाहरण उठाते हैं। ठीक है, एन एल्यूजन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट रेफरेंसेस अ पर्सन,
प्लेस और थिंग और इवेंट, ठीक है। एक एल्यूजन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो रेफरेंस देती है हमें किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का और इवेंट किसी घटना का, ठीक है। ईच ऑफ दीज कंसेप्ट कैन बी रियल। ये जो हम कंसेप्ट, ये उदाहरण उठाते हैं, ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। रेफरिंग टू एनीथिंग फ्रॉम फिक्शन, हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल इवेंट्स, ये किसी फिक्शन में से, किसी हिस्टोरिकल इवेंट में से या किसी माइथोलॉजिकल इवेंट से लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखो पहले जैसे हम बात करते हैं कि हर घर में राम होना चाहिए, तो राम हमने हमारी माइथोलॉजिकल बुक जो है कौन सी, रामायण, वहाँ से लिया। तो अब राम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही इज़ वेरी फेमस, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सब समझ सकते हैं कि हर घर में राम क्यों होना चाहिए, क्योंकि राम के बारे में सब जानते हैं। तो जो वहाँ राइटर ने ये यूज़ किया राम यहाँ पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूजन। बच्चों एल्यूजन से ही मिलता जुलता एक शब्द और होता है इल्यूजन, सिर्फ आई का फ़र्क होता है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या होता है, आई लगा देते हैं हम, ठीक है। तो एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, माया, ठीक है। तो यहाँ आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एल्यूजन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। इज़ देयर एन आइंस्टीन इन योर फिजिक्स क्लास, क्या आपकी क्लास में कोई आइंस्टीन है? तो आइंस्टीन का नाम आते ही सब समझ जाते हैं ना कि आइंस्टीन कौन थे, जानते हैं ना, हम सब लोग जानते हैं आइंस्टीन के बारे में कि वो फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर फिजिस्ट थे। वो भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी दिया था और बहुत ही फेमस एक पर्सनैलिटी हैं। तो ये आइंस्टीन यहाँ पे क्या लिया गया है, एल्यूजन। जैसे 10th क्लास में एक पोएम है अमांडा, आई एम रपंजल आई हैव नॉट अ केयर। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं रपंजल हूँ। रपंजल वो रपंजल नहीं है, उसने कहा मैं रपंजल की तरह हूँ। ये एक थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी होता है। तो रपंजल कौन है, रपंजल है जर्मन माइथोलॉजिकल की एक कैरेक्टर है जिसे एक टावर में बंद कर लिया गया था और जिसके बहुत लंबे बाल थे और जिसके लवर ने उस लंबे बालों के सारे उसे छुड़ाया था। तो वो रपंजल के बारे में यहाँ बात करिए, तो रपंजल यहाँ पे क्या है, एल्यूजन है। तो इस तरह से हमारी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स में से, माइथोलॉजिकल इवेंट्स में से जो कोई एग्जाम्पल लिया जाता है तो उसे एल्यूजन बोला जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच करते हैं हमारी। बच्चों नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ पोइट प्लेज अपॉन अ वर्ड यूजिंग इट टू मीन डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम टू क्रिएट अ ह्यूमरस और रिटोरिकल इफेक्ट। बच्चों पन क्या होता है, मैं आपको सरल और सिंपल वर्ड्स में बता दूं जरा कि एक ये लिटरेरी डिवाइस है यानी फिगर ऑफ स्पीच है और वर्ड के साथ खेलना है। प्लेज अपॉन ए वर्ड, एक वर्ड के साथ ही खेलती है। यहाँ हमें एक लाइन में एक ही वर्ड दिया होता है जिसके एक ही टाइम में दो मीनिंग निकल रहे होते हैं। क्या क्रिएट करता है ये, ह्यूमरस यानी कि थोड़ा सा फन क्रिएट करता है और रिटोरिकल इफेक्ट डालता है, थोड़ा प्रभावशाली इफेक्ट डालता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जब आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन लिवर, ठीक है। क्या जीवन जीने योग्य है, इट डिपेंड्स ऑन लीवर, ये लीवर पे डिपेंड करता है। अब बच्चों इसके दो मीनिंग निकलते हैं। लीवर यानी कि जीने वाला, जो जीवन जीता है, ठीक है। दूसरा लीवर हमारी पार्ट ऑफ बॉडी। अब दोनों ही सही है कि आपका जीवन जीने योग्य है, क्या जीवन जीने योग्य है ये जीने वाले के पॉजिटिव एटीट्यूड पे या नेगेटिव एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और या फिर हमारे पार्ट ऑफ बॉडी जो लीवर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो लीवर ठीक है हमारा तो हम अच्छे से जिएंगे, अगर लीवर ख़राब है तो फिर देख लो आप, हमारा जीवन जो है वो डिपेंड ऑन मेडिसिन हो जाएगा और बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में होगा, है ना। तो ये लीवर जो है यहाँ पे पन है जो कि 2 मीनिंग्स दे रहा है, ठीक है। अब एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं और एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। अब एन एलिफेंट तो एलिफेंट है ही यहाँ पे, लेकिन एलिफेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसके पास बुद्धिमानी ज़्यादा है, वो कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, उसके पास बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं और उसकी बात में कोई दम होता है, ठीक है। उसका मतलब ये है। अब देखिए एन एम्बेसडर इज़ ए मैन हु लाइज अब्रोड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। तो एक एम्बेसडर आपको पता है कि राजदूत होता है, एक वो पर्सन होता है जो अब्रोड में रहता है अपने देश के, अपनी कंट्री की गुडनेस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लाइज है, यहाँ लाइज का मतलब होता है रहना और दूसरा मतलब होता है झूठ बोलना। तो दोनों बातें हैं कि एम्बेसडर को झूठ भी बोलना पड़ता है अपनी कंट्री के लिए और वो वहाँ पे रहता भी है। तो ये एक रिटोरिकल इफेक्ट और फनी एक इफेक्ट डाल रहे हैं, ह्यूमरस इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइज, यहाँ पे एलिफेंट और यहाँ पे लीवर जो है ये पन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बच्चों।